पहले चैप्टर पे हमारी कल चर्चा हो रही थी और पहला चैप्टर कौन सा था? आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि, सॉरी, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास। आर्थिक विकास और सामाजिक विकास। आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, है ना? तो पहले चैप्टर पे हमने कल चर्चा शुरू की थी और इस पहले चैप्टर की इस चर्चा में हम शुरू कर रहे थे कौन सी बात? आर्थिक विकास, है ना? देखो भाई, हमने कहा था कि आर्थिक विकास होता क्या है। मैंने यहाँ सबसे पहले आपसे चर्चा की थी कि आर्थिक विकास को जानने से पहले आर्थिक समृद्धि को जानना जरूरी है। हमने कहा था कि भाई दो चीजें हैं, एक तो है आर्थिक समृद्धि। एक पहली बात कौन सी बताई थी? आर्थिक समृद्धि बताई थी। दूसरी बात हमने यहाँ कहा था, दूसरी बात बताई थी आर्थिक विकास बताया था, है ना? आर्थिक समृद्धि हमने कहा था कि जब अर्थव्यवस्था के को मापने वाले प्रमुख चर, अर्थव्यवस्था को मापने वाले प्रमुख चर जैसे जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम में यदि क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अर्थात जब पैसे के परिमाण में वृद्धि हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ये आर्थिक समृद्धि है। मैंने कहा था कि भाई परिमाणात्मक वृद्धि को आर्थिक समृद्धि, इस पर सारी बातें लगभग हम कर चुके थे। दूसरी बात हमने कहा था, आर्थिक विकास के बारे में बात करी थी। आर्थिक विकास के बारे में हमने कहा था कि ये परिमाणात्मक वृद्धि के साथ साथ, यानी इसमें क्या है कि भाई क्वांटिटेटिव परिवर्तन के साथ साथ परिमाणात्मक वृद्धि के साथ साथ, यानी परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ क्या होगा? गुणात्मक परिवर्तन को भी जब हम शामिल करते हैं तो इसको कहा जाता है कि ये कैसा है? ये आर्थिक विकास है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या है, यानी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर क्या है? तो आर्थिक समृद्धि तो केवल जो है कि जब जीडीपी जीएनपी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, अर्थात जब केवल पैसे के परिमाण में वृद्धि होती है तो उसको कहेंगे आर्थिक समृद्धि। और जब विकास की बात आएगी, आर्थिक विकास की जब बात आएगी तो आर्थिक विकास का मतलब हमने कहा था कि जब पैसे के परिमाण में वृद्धि के साथ साथ जब गुणात्मक वृद्धि भी हो, यानी क्वांटिटेटिव के साथ जब क्वालिटेटिव परिवर्तन भी हो, तो हम कहते हैं कि ये कैसा विकास है? आर्थिक विकास है। ठीक है भाई, जीडीपी में वृद्धि हुई, जीएनपी में वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, लेकिन अगर उसके साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ, आपके रहन सहन के स्तर में सुधार हुआ, आपके खाने पीने के स्टाइल में चेंज हुआ, आपके पहनने के पहनावे में अगर परिवर्तन हुआ, आपकी शिक्षा में परिवर्तन हुआ, आपको बेहतर स्वास्थ्य मिला, तो इसका मतलब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो रही है? आप जी रहे हो, तो कहेंगे कि ये गुणात्मक परिवर्तन है, इसी को कहेंगे ये आर्थिक विकास है। ठीक है ना? देखो, हमने कहा था कि भाई इस आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, बताया था ये बात। तो आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को हमने दो हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा हमने कहा था, एक हिस्सा में हम उन कारकों को रखते हैं जो कैसे हों? अनार्थिक कारक हों। कैसे कारक हों? अनार्थिक कारक हों। दूसरे हिस्से में हम रखते हैं किसको? आर्थिक कारकों को रखते हैं। बता रहे थे यही, हाँ या ना? है ना? अनार्थिक कारक में हमने कहा था, सबसे पहला यहाँ पे बताया था भ्रष्टाचार। मैंने कहा था कि जिस देश में भ्रष्टाचार अधिक होगा वहां पे आर्थिक विकास हमेशा कमजोर होगा, और जिस देश में भ्रष्टाचार कम होगा वहां पर आर्थिक विकास हमेशा ज्यादा होगा। मैंने दूसरी बात बताई थी कि जिस देश में क्या होगा? उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? उत्तरदायित्व का अभाव होगा, वहां पर आर्थिक विकास कमजोर होगा। जहां पर उत्तरदायित्व पाया जाता है वहां पर आर्थिक विकास ज्यादा होगा। तीसरी बात हमने कहा था यहाँ पे इच्छा शक्ति। तो मैंने कहा था जिस देश के लोगों में इच्छा शक्ति अधिक होगी वहां आर्थिक विकास ज्यादा होगा, जिस देश के लोगों में इच्छा शक्ति का अभाव होगा वहां पे आर्थिक विकास कम होगा। ठीक। आर्थिक कारकों में हम चर्चा कर रहे थे, किस पर चर्चा कर रहे थे? सबसे पहला आर्थिक कारक हमने कहा था कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन। बताया था या नहीं? प्राकृतिक संसाधन। यहां हमने चर्चा की थी, मैंने कहा था कि जिस देश में प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता होगी, अगर भाई प्राकृतिक संसाधन ज्यादा हैं
तो इसका मतलब द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के लिए रॉ मटेरियल आपके पास पर्याप्त मात्रा है, कच्चे माल की उपलब्धता बहुत है। तो उस देश में क्या होगा, आर्थिक विकास की गति भी ज्यादा तीव्र होगी। सोचो अगर हमारे पास मान लो कि पेड़ नहीं है, हमको दरवाजा बनाना है तो पेड़ ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे देश से आयात करना पड़ेगा। तो महंगा होगा या सस्ता होगा, महंगा होगा। हमारी पूंजी कहाँ चले गई, दूसरे देश में चले जाएगी। तो जिस पूंजी को हम, जिस पूंजी से हमने सड़क बनानी थी, जिस पूंजी से हमने स्कूल बनाने थे, जिस पूंजी से हमने अस्पताल बनाने थे, वो सारी की सारी पूंजी तो कहाँ जा रही है, विदेशों में जा रही है। हमारा आर्थिक विकास बाधित होगा। इसलिए प्राकृतिक संसाधन यदि हैं तो हमारा क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, बढ़ेगा। क्यों, एक तो हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है, दूसरा हमारा उद्योग क्या हो जाएंगे, इससे विकसित होंगे, और सेवा क्षेत्र का विकास होगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हम दूसरे देशों को निर्यात भी करेंगे और दूसरे देशों की पूंजी हमारे देश में आएगी, तो हम विकास, सड़क बनाएंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे, स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो एक चीज हमने कहा था कि कौन सा है, प्राकृतिक संसाधन। दूसरी बात हमने यहाँ क्या बताया था, पूंजी निर्माण बताया था, है ना। तो दूसरी बात बताई थी कि भाई पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, पूंजी निर्माण। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई इसके लिए किताब कौन सी लेनी है, तो इसके लिए कोई किताब नहीं लेनी है, बस ये नोट्स पढ़ लेने हैं, इन्हीं में काम हो जाएगा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि भाई किताब पढ़ लो आप, है ना। तो हम हर टॉपिक को पढ़ाएंगे, तो इसलिए इसी पर ध्यान देना। पूंजी निर्माण, हाँ, अब पहले ही दिन थोड़ा ना पता चलेगा, थोड़ा पहले पूरा चैप्टर पढ़ लो, तब पता चले, तब हम लिखाएंगे क्वेश्चन की कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो अब देखो, यहाँ दूसरी बात आती है कि भाई कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण, क्योंकि जब तक आपको कुछ चीज पता नहीं है ना, तब तक क्वेश्चन पता, क्वेश्चन अगर आपको लिख भी रखा है तो उसको लिख नहीं पाओगे, है ना। देखो, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण, हमने कहा था कि भाई सबसे पहली बात कि पूंजी किसको कहते हैं, और दूसरी बात ये बनती कैसे होती है, निर्माण कैसे होता है। तो मैंने यह कहा था कि भाई वह प्रत्येक वस्तु जो उत्पादन की क्रिया में शामिल तो होती है, लेकिन उत्पादन की क्रिया में नष्ट नहीं होती है। बताया था कि मानव निर्मित वह प्रत्येक वस्तु जो उत्पादन की प्रक्रिया में भागीदार होती है, लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया में नष्ट नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। जैसे ये कैमरा है, ये कैमरा क्या है, मानव निर्मित है, हाँ या ना। दूसरी बात, ये उत्पादन की प्रक्रिया में भागीदार है या नहीं है, क्योंकि मैं इस कैमरे से पढ़ाता हूँ, इससे क्या होता है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको सब कुछ मिल रहा है, वो बच्चे मुझे क्या करते हैं, फीस देते हैं, तो उत्पादन की प्रक्रिया में क्या हो गया, वो भागीदार। और उत्पादन की क्रिया में नष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। कल ऐसा नहीं कि कल मैं दूसरा कैमरा लेकर के फिर पढ़ाऊंगा, यही कैमरा इस बैच को भी पढ़ाएगा, अगले बैच को भी पढ़ाएगा, अगले बैच को भी पढ़ाएगा, है ना। वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो अलग मसला है, उस पर बाद में बात करें, ठीक है। तो मानव निर्मित प्रत्येक वस्तु जो उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल तो होता है, लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया में नष्ट नहीं होता है, उसको हम कहते हैं पूंजी निर्माण। अब जैसे इन्होंने सवाल उठाया कि भाई डेप्रिसिएट तो होगी चीज, लेकिन सपोज मान लीजिए कि ये कैमरा है और इस कैमरे का से जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, सपोज 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर हम एक बच्चे से 10,000 भी फीस लेते होंगे, तो इस कैमरे ने एक एक बैच से कितना पैसा कमाया है, कितना उत्पादन किया है, 1 लाख का उत्पादन किया है। और सपोज ये कैमरा 10 बैच भी अगर इससे चलेंगे, तो इसकी टोटल कितने रुपए कमाती है इस कैमरे ने, 10 लाख का उत्पादन तो हो गया ना। डेप्रिसिएशन कितना होगा, 42,000 का कैमरा है ये, तब भी 9 लाख और कितने रुपए, 9,58,000 रुपए तब भी तो कमाती है। तो उत्पादन तो तब भी किया ना उसने, आया ना। अगर डेप्रिशिएट भी, हाँ, अगर डेप्रिशिएट मान भी ले, तब भी निकाल भी दे, तब भी तो प्रॉफिट में जी रहा है। तो पूंजी निर्माण का, पूंजी किसको कहते हैं, कि मानव निर्मित वह प्रत्येक वस्तु जो उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल तो हो, लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया में नष्ट नहीं होती है, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, पूंजी। अब ये बनती कैसी है, पूंजी का निर्माण कैसे होता है। तो पूंजी निर्माण के लिए पहली शर्त हमने बताई थी कि भाई बचत होनी चाहिए। बचत को जब हम क्या करते हैं, निवेश करते हैं, जब हम क्या करते हैं, निवेश करते हैं, तो इस निवेश से हमें जो लाभ होगा, वो वही लाभ क्या कहलाएगा, पूंजी निर्माण।
मान लीजिए कि मैंने 100 रुपए की बचत की, ये मेरी बचत कितनी है, 100 रुपए की मेरी बचत है। इस 100 रुपए से मैंने शेयर खरीद लिए हैं, क्या खरीदे हैं, 100 रुपए से मान लीजिए मैंने 10 शेयर खरीदे हैं, और इस शेयर की वैल्यू मान लीजिए 1 साल बाद 200 हो जाती है, कितनी हो गई, 100, 200 रुपए हो गए। तो मेरा जो लाभ होगा, लाभ कितने रुपए का हो गया है, लाभ कितने रुपए का हो गया, 100 रुपए का हो गया। तो यही लाभ क्या कहलाएगा, पूंजी निर्माण कहलाएगा। तो हमेशा पूंजी निर्माण की आवश्यक शर्त है बचत, और जब बचत को निवेश किया जाएगा तो उसके बाद ही हमको क्या मिलेगा, क्या उसके बाद ही पूंजी का निर्माण होगा। तो जिस देश में मैंने कहा था पूंजी निर्माण की दर अधिक होगी, वहां पर आर्थिक विकास हमेशा तीव्र होगा। जिस देश में पूंजी निर्माण की दर कमजोर होगी, वहां पर आर्थिक विकास हमेशा कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि पूंजी निर्माण कैसे होगा, बचत से होगा। उसके लिए पहली शर्त है बचत। विकासशील और अल्प विकसित देशों की समस्या ये है कि उनकी अधिकांश पूंजी खाद्यान्न आपूर्ति में लग जाती है, यानी अपनी जनसंख्या का पेट भरने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में ही अधिकांश पूंजी लग जाती है, तो वो बचत नहीं कर पाते हैं। तो जब बचत नहीं करेंगे तो इसका मतलब कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। विकसित देशों के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि उनकी क्या है, उनके पास इतनी ज्यादा बचत होती है, इतनी ज्यादा बचत होती है कि अपनी जनसंख्या का पेट भरने के साथ साथ वो जो है कि निवेश भी कर लेते हैं, और निवेश करते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी पूंजी का निर्माण की दर बहुत ऊंची होती है ना। तो इसलिए उनका आर्थिक विकास भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तीसरी बात हमने यहाँ कहा था, तीसरी बात मैंने कही थी कि तीसरी बात और क्या कहा था, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाली तीसरी बात कौन सी बताई थी, COR। कौन सी बताई थी, COR। COR को कहा जाता है पूंजी उत्पाद अनुपात। क्या कहा जाता है, पूंजी उत्पाद अनुपात कहा जाता है। देखो, पूंजी उत्पाद अनुपात का मतलब होता है कैपिटल COR, कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी पूंजी उत्पाद अनुपात। देखो, एक इकाई उत्पादन करने में, एक यूनिट का उत्पादन करने में, एक यूनिट का उत्पादन करने में जितनी पूंजी लगती है उसको हम क्या कहते हैं, एक यूनिट का उत्पादन करने में जितनी पूंजी लागत है उसी को हम क्या कहते हैं, COR कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, COR। कल बताए थे ये पूरी बात। हमने कहा था कि भाई मान लो कि 100 रुपए की पूंजी लगा करके यदि अगर 4 पेन प्राप्त हो रहे हैं, कितने पेन बन रहे हैं, 4 पेन हो रहे हैं, तो इसका मतलब एक पेन कितने रुपए का हुआ, 25, और 25 अनुपात क्या हो जाएगा, 1। ठीक है ना, इसको यानी एक पेन के उत्पादन में जो लागत लगी है, एक यूनिट के उत्पादन में जो लागत लगी है वो कितनी है, 25 रुपए। इसकी दर अगर और कम है तो आर्थिक विकास ज्यादा होगा, और इसकी दर अगर ये जो अनुपात है ये अगर ऊपर है तो इसका मतलब आर्थिक विकास क्या होगा, कमजोर होगा। क्योंकि तकनीक का मसला है यहाँ पर। भाई सस्ता किसका पेन होगा, जिसके पास तकनीक अच्छी होगी, और तकनीक अच्छी है। मान लीजिए कि भाई एक व्यक्ति ने एक पेन 10 रुपए में बनाया और इसने अपने 10 रुपए का लाभ भी जोड़ा, तो इसका पेन 20 रुपए का बाजार में बिक जाएगा। एक आदमी ने एक पेन बनाया 50 रुपए का और ये भी 10 ही रुपए प्रॉफिट लेकर के चल रहा है, तो भी इसको कितने रुपए का बेचना पड़ेगा, 60 रुपए। किसका पेन बिकेगा, 20 वाले का पेन बिकेगा। तो 20 वाले का पेन बिकेगा और इसका पेन नहीं बिकेगा, है ना। तो इसका पेन बिकेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके पास ज्यादा पूंजी आएगी और इसका विकास भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो COR का अनुपात जितना कम होगा आर्थिक विकास उतना ही तीव्र होगा, और COR की अनुपात जितना ज्यादा होगा आर्थिक विकास उतना ही क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा हमने कहा था, और क्या बताया था, कृषि विक्रय अधिशेष बताया था, है ना। कृषि विक्रय अधिशेष, देखो भाई कृषि विक्रय अधिशेष क्या चीज है। कृषि विक्रय अधिशेष हमने कहा था कि यदि हमारी ग्रामीण जनसंख्या इतना उत्पादन कर ले कि अपना पेट भरने के साथ साथ शहरी जनसंख्या का पेट भी भर ले, और उसके बाद भी कुछ इतना बचा दे कि हम अपनी चीजों को निर्यात कर सकें। सरप्लस, अधिशेष का मतलब क्या हुआ, सरप्लस। यानी कृषि क्षेत्र में इतना उत्पादन करे कि पूरे देश की जनसंख्या का पेट भर के कुछ निर्यात भी हो जाए।
यानी कुछ बच जाए, तो बचे हुए का क्या करेंगे, निर्यात ही तो करेंगे या सड़ने देंगे, निर्यात करेंगे। कि इतनी कि कृषि क्षेत्र में इतना उत्पादन कर ले ग्रामीण जनसंख्या कि अपना पेट भरने के साथ साथ हम दूसरे देशों को भी निर्यात करें, तो उसको कहेंगे कृषि विक्रय अधिशेष। जिस देश में कृषि विक्रय अधिशेष ज्यादा होगा वहां आर्थिक विकास की गति क्या होगी, तीव्र। हाँ या ना? क्योंकि हम क्या करेंगे, अपने बचे हुए खाद्यान्न को दूसरे देशों में बेचेंगे, तो दूसरे देश से भारत में पूंजी का आगमन होगा, और उस पूंजी से हम क्या करेंगे, सड़क बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल खोलेंगे, आईआईटी खोलेंगे, आईआईएम खोलेंगे, एम्स बनाएंगे, है ना, उद्योग लगाएंगे, सेवा क्षेत्र को विकसित करेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे। लेकिन अगर सोचो हमारे देश का कृषक इतना अनाज भी नहीं उत्पादन कर रहा है कि अपने देश की जनसंख्या का पेट भर पाए, तो हमें खाद्यान्न का आयात कहां से करना पड़ेगा, दूसरे देशों से। हमारी जो पूंजी है वो कहां चलेगी, बाहर चले जाएगी। तो हम विकास कर पाएंगे, नहीं कर पाए। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो विकास कैसे कर पाएंगे, है ना? तो इसलिए भाई आवश्यक शर्त क्या है कि कृषि विक्रय अधिशेष जिस देश में ज्यादा होगा आर्थिक विकास उसी का तीव्र होगा, जिस देश में ये कम होगा आर्थिक विकास उसका क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक है ना? और भी कुछ पढ़ाया था, हाँ या ना? ठीक है, चलिए भाई अगली बात देख लेते हैं। नंबर चौथा जो है कि यहाँ पे पांचवा जो है कि आर्थिक विकास का कारक है, और वो है औद्योगिकरण, है ना, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन इसको कहा जाता है, औद्योगिकरण का। देखो ध्यान से, औद्योगिकरण का मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी उद्योगों की स्थिति का पता चलता है किसी देश में। अब देखो जिस देश में औद्योगिकरण की गति तीव्र होगी, अगर दर औद्योगिकरण की विकास दर अगर तीव्र है, औद्योगिक विकास दर, अगर हम कहेंगे कि भाई औद्योगिक विकास दर तीव्र है, क्या है, तीव्र है, तो एक सबसे पहला लाभ तो होगा कि भाई रोजगार मिलेगा, क्योंकि एक तो क्या हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिलेगा तो उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा, बहुत सारे लोग यदि रोजगार में लगे हैं तो उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो निर्यात घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा। निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा तो विदेशी पूंजी का आगमन होगा या नहीं, होगा। तो इसका मतलब विदेशी पूंजी का भी आगमन होगा, और विदेशी पूंजी का आगमन होगा तो इसका मतलब विकास होगा, इसका मतलब क्या होगा, विकास बढ़ेगा, है ना, आर्थिक विकास होगा। और अगर मान लो कि औद्योगिक विकास की दर अगर धीमी रह गई, है ना, कम इंडस्ट्री है, तो न तो रोजगार मिलेगा, ना ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, ना ही निर्यात कर पाओगे, तो विदेशी पूंजी का भी आगमन नहीं होगा, और इसका मतलब आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। तो जिस देश का औद्योगिक विकास तीव्र होता है, जिस देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया बहुत तीव्र है, वहां पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। हम कहते हैं, हम उदाहरण बताते हैं जर्मनी का, छोटा सा देश है, इटली बहुत छोटा सा देश है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा है कि पूरी दुनिया को अपना सामान बेचते हैं। दक्षिण कोरिया बहुत छोटा सा देश है, इतना सा पिद्दा सा देश है, छोटा सा, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना तीव्र है कि भाई पूरी दुनिया को सैमसंग की टीवी बेचते हैं, सैमसंग का फ्रिज बेचते हैं, सैमसंग की वॉशिंग मशीन बेचते हैं, सैमसंग का एसी बेचते हैं, सैमसंग का मोबाइल बेचते हैं। औद्योगिकरण, इसलिए कोई दक्षिण कोरिया का कोई व्यक्ति भारत में नौकरी करने नहीं आता, बल्कि लोग यहाँ से दक्षिण कोरिया नौकरी करने जाते हैं। कोई सुना दक्षिण कोरिया से देहरादून में नौकरी करने आ रखा है, या चमोली में कोई दक्षिण कोरिया का व्यक्ति नौकरी करने जा रहा है, क्या करने जा रखा है कि वहाँ बद्रीनाथ रोड पे यात्रा सीजन में उसका ढाबा खोल रखा है, और वहाँ कोरियन डिश बना रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ था, है? नेपाल के आते ना, क्योंकि उनके यहाँ औद्योगिकरण है ही नहीं, तो काम की तलाश में यहीं तो आएंगे। तो इसलिए भाई कि क्या है, जिस देश में औद्योगिक विकास की दर तीव्र होगी, यानी जिस देश का औद्योगिकरण ज्यादा है, वहां पे रोजगार होगा, रोजगार होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो निर्यात बढ़ेगा, और निर्यात बढ़ेगा तो आर्थिक विकास की गति स्वतः तीव्र होगी। विकसित देशों का औद्योगिकरण बहुत ज्यादा है,
भारत में बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि भारत में औद्योगिकरण की गति बहुत धीमी है। पूरे उत्तराखंड को ढूंढ लोगे तो गिन करके 4 इंडस्ट्री मिलेंगे। चमोली में कोई इंडस्ट्री नहीं, पिथौरागढ़ में कोई इंडस्ट्री नहीं, बागेश्वर में कोई इंडस्ट्री नहीं, रुद्रप्रयाग में कोई इंडस्ट्री नहीं, उत्तरकाशी में कोई इंडस्ट्री नहीं, है ना। इसके अलावा कौन है? चंपावत में कोई इंडस्ट्री नहीं, है ना? जो सिडकुल है उन सिडकुल में भी कौन सी इंडस्ट्री है? लेबर बेस्ड इंडस्ट्री है। कहीं पे सिडकुल में क्या हो रहा है, कहीं पे वो गंगा जल जिन डब्बों में भरते हैं वो बनाते हैं जी हम। 5 रुपए का डब्बा है, वो कितना अपनी लेबर को क्या रुपए दे दोगे? तो क्या उसको तनख्वाह दोगे? कोई क्या करता है कि क्या बनाते हो जी, कि हम जो है कि वो बनाते हैं क्या, वो पानी पीने की बोतल बनाते हैं। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है ना, पेप्सिको टाइप की इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसकी डिमांड पूरे देश और दुनिया में हो। बिस्लरी पूरे हिंदुस्तान में बिकती है, उत्तराखंड में इसका कोई प्लांट नहीं। पेप्सिको कोई प्लांट नहीं है, रिबॉक कोई प्लांट नहीं, नाइकी कोई प्लांट नहीं, जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में हो ना। यहाँ तो उत्तराखंड में छोटी छोटी इंडस्ट्री है जिसमें 8-10 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हमने कहा कि भाई औद्योगिकरण की जो औद्योगिकरण औद्योगिक विकास दर को हमेशा क्या करता है, तीव्र करता है। अगर औद्योगिक विकास की दर यानी औद्योगिकरण अगर कमजोर है तो आर्थिक विकास की दर भी क्या होगी, कम। नेक्स्ट देखते हैं तकनीकी उन्नति। कौन सा है? तकनीकी उन्नति। तकनीकी उन्नति का मतलब होता है कि यदि किसी देश में तकनीक जो है कि बहुत उन्नत किस्म की है, क्या है, उन्नत तकनीक का उपयोग होता है, तो आर्थिक विकास की दर वहां पे तीव्र होगी। और अगर तकनीक उन्नत नहीं है तो आर्थिक विकास की दर क्या होगी, कमजोर होगी। क्यों भाई? हमारे पास दो देखो, तकनीक का जो है कि आप तकनीक का विकास से कैसे जोड़ रहे हैं। हाँ, एक भारतीय मोबाइल होता था, कौन सा? माइक्रोमैक्स, इतना मोटा मोबाइल था। और एक जो है कि चाइनीज मोबाइल होता है इतना पतला सा। आप खरीदते किसको, चाइनीज को या माइक्रोमैक्स को? चाइनीज को खरीदते। इतने पतले में ही सब कुछ देते हैं। चाइनीज मोबाइल में लिखा है कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा, और भारतीय मोबाइल अभी भी 16 पर नहीं पहुंच पाए हैं। तकनीकी पिछड़ापन यहाँ है और यहाँ पे तकनीकी क्या है, प्रगति है। तो तकनीकी प्रगति ज्यादा है तो इसलिए हम इसको खरीदते हैं, इसलिए इसको खरीद रहे हैं। तो पूंजी का कहाँ जा रही है? चाइना जा रही है। डेवलपमेंट क्या होगा? उन्हीं का होगा, आर्थिक विकास उन्हीं का होगा। तो ये तकनीकी उन्नति है, ठीक है। इसके अलावा है कि भाई व्यापार की दिशा, व्यापार की दिशा, व्यापार की दिशा। व्यापार की दिशा का मतलब होता है कि भाई अगर हमारा निर्यात अधिक है और आयात कम है तो हमारा अनुकूल व्यापार होगा। और अगर हमारा आयात अधिक है और निर्यात कम है तो क्या हो गया, व्यापार क्या हो गया, प्रतिकूल हो गया। तो जब व्यापार अनुकूल होगा तो आर्थिक विकास की गति तीव्र होगी, क्योंकि विदेशी मुद्रा का भारत आगमन होगा। और जब व्यापार प्रतिकूल होगा तो मुद्रा का बहिर्गमन होगा, और मुद्रा का बहिर्गमन हो रहा है तो इसका मतलब आर्थिक विकास की गति कमजोर पड़ जाएगी। तो व्यापार की दिशा भी क्या है, महत्वपूर्ण फैक्टर है जो आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स भाई, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। देखो मानव संसाधन किसको कहा जाता है? मानव संसाधन का मतलब क्या? पढ़ी लिखी जनसंख्या, स्किलफुल जनसंख्या यदि रोजगार में है तो उसको कहेंगे मानव संसाधन। पढ़ी लिखी जनसंख्या या स्किल्ड पॉपुलेशन यदि रोजगार में नहीं है तो उसको बेरोजगार कहेंगे। आप क्या हो? मानव संसाधन हो? क्या हो? प्रच्छन्न नहीं, आप बेरोजगार हो, प्योर बेरोजगार। तो आप बेरोजगार हुए ना, आप प्रच्छन्न थोड़ा ना हो। प्रच्छन्न तो वो होता है जो रोजगार में लगा है, काम से हटा भी दिया जाए तब भी सीमांत उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप कहाँ रोजगार में लग रहे हो? तो कहीं भी नहीं।
मानव संसाधन उसको कहते हैं जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, स्किल्डफुल है। लेकिन अगर वो रोजगार में है तो कहेंगे ये ह्यूमन रिसोर्स है। और अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है रोजगार में नहीं है तो उसको कहेंगे कि ये क्या है, बेरोजगार है। और न पढ़ा लिखा है और ना ही रोजगार कर रहा है तो कहेंगे ये जनाधिक्य है, धरती पर बोझ है। कुछ लोग होते हैं ना, देखो कुछ लोग क्या होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेकिन काम करते हैं ना, कोई हल लगा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है ना, तो वो क्या है, वो मानव संसाधन तो नहीं है लेकिन जनाधिक्य भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है, स्किल्डफुल भी नहीं है और काम भी नहीं कर रहे हैं, तो उनको कहते हैं ये जनाधिक्य है। कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, वो बेरोजगार हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी हैं लेकिन काम भी कर रहे हैं, उनको कहेंगे ये ह्यूमन रिसोर्स है। तो जो व्यक्ति क्या है कि जिस देश में मानव संसाधनों की क्या होगी, अधिकता होगी, मानव संसाधनों की क्या होगी, अधिकता होगी, उस देश में हमेशा क्या होगा, आर्थिक विकास की गति तीव्र होगी। स्किल्ड व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, काम कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, और अच्छा करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, आर्थिक विकास की गति तीव्र होगी, कमजोर नहीं। नेक्स्ट, अगली बात कि भाई इसके अलावा जो है मानव संसाधन के अतिरिक्त सतत विकास, सतत विकास, सतत विकास, सतत विकास का मतलब होता है लगातार विकास। जिस देश में लगातार विकास की प्रक्रिया चलती रहेगी तो आर्थिक विकास की गति हमेशा चलती ही रहेगी, कम नहीं। और सतत विकास कैसे होता है कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस रीति से करेंगे कि वर्तमान पीढ़ी तो अपना विकास करे ही करे, बल्कि भावी पीढ़ी के लिए भी कुछ ना कुछ शेष बचा रहे, ताकि वो भी विकास की प्रक्रिया को लगातार जारी रखेंगे, तो उसको कहेंगे ये सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो सतत सतत विकास की प्रक्रिया जहां पर क्या होगी, तीव्र होगी, आर्थिक विकास की गति उस देश में उतनी ही अधिक होगी। और जहां पर सतत विकास नहीं है, आर्थिक विकास की गति भी क्या होगी, वहां कम होगी। ठीक है ना। तो ये कुछ प्रमुख कारक हैं, ये कुछ प्रमुख आर्थिक कारक हैं जो क्या करते हैं, जो आर्थिक विकास को प्रभावित